नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पर डेली एमसीक्यू यानी कि जो आपका मैथ का एमसीक्यू है उसको हम लोग डेली प्रैक्टिस करते हैं। यह लगभग 8वां या फिर 7वां लेक्चर होगा। आप लोग देखते होंगे डेली, तो आप सभी को पता होगा। और अगर डेली बेसिस पे अगर फॉलो कर रहे हैं तो इतना मान के चलेंगे हम, और आप भी इतना विश्वास रखिएगा अपने ऊपर, खुद पर, कि एक भी प्रश्न आप छोड़कर नहीं आएंगे। क्योंकि अभी यूपी टेट सुपर टेट में जितना भी समय है, मुझे तो नहीं पता, नहीं आपको पता है, नहीं अभी कोई ऐसा कुछ खबर है, लेकिन तैयारी एक दिन में नहीं होती है। हम बार बार आपसे बोले हैं और इस बार भी बोल रहे हैं प्रशिक्षु, तो अभी से जुट जाना आपका कर्तव्य होगा, तभी जाकर लक्ष्य प्राप्ति आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी से लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी जब भी आएगी तो बता के नहीं आएगी, है ना। वो कभी भी पिछली बार की तरफ भटक सकती है, टपक सकती है, तो इसके लिए पहले से हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। बेसिक क्लासेस के लिए हम आपके लिए बहुत जल्द करंट अफेयर भी लेकर आने वाले हैं। सुबह डेली एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर आएगा और उसमें फुल डिटेल एक एक टॉपिक को लेकर हम बात करेंगे। डेली प्रैक्टिस सेट होगा और इस सेशन को आप डेली 12 बजे ज्वाइन कर लीजिए। अभी मान लीजिए सीटेट का एग्जाम चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डेली लाता रहूँगा। अगर जो बच्चे फ्री होंगे वो ज़रूर देखेंगे, ठीक है। चलिए, आज हम सब 2017 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। 2017 का प्राथमिक वाला, प्राइमरी वाला। ठीक है, देखिएगा कितना आसान सा प्रश्न आया है। बहुत आसान प्रश्न है। देखोगे अगर आप अभी 2018, 2019, 2021 वाला जो मैंने कराया, अगर आप उसको कर लिए होंगे सारे के सारे, तो यह बहुत आसान लगेगा। 2017 का आज खत्म करूंगा, इसके बाद कल एक आ जाएगा जूनियर वाला 2017 का। इसके बाद हम लोग डेली बेसिस पर जो प्रैक्टिस सेट आएगा, कम से कम 10-12 और प्रैक्टिस आएंगे मैथ के, जिसमें कि हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद फिर से मैं बेसिक क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी भी आप बेसिक क्लासेस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आ जाएं और सारे सब्जेक्ट के बेसिक क्लासेस बिल्कुल फ्री आप कर सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में या फिर इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे। चलिए, तो ये पहला प्रश्न पूछा गया है, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, तो दोनों कोणों का मान बताइए। कोटि पूरक मतलब कि दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, दो ऐसे कोण जिनके दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो। अगर बोलता समपूरक, कोटि पूरक का मतलब होता है, अगर मैं इंग्लिश में बात कर लूं कोटि पूरक का मतलब क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। जो कोटि पूरक का मतलब इंग्लिश में होता है उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री, और एक होता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो आपका 180 डिग्री होते हैं। तो सप्लीमेंट्री यहाँ पर ना पूछकर आपसे पूछा गया कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, यानी कि दोनों कोणों का योग एक कोटि पूरक होना चाहिए। यानी कोटि पूरक यानी 90 डिग्री होनी चाहिए। आपसे दे दिया है दोनों का अंतर 40 डिग्री है, तो आप बताइए। पहले आप तो 3 ही ऑप्शन में बता सकते हैं। इसमें भी देखिए 40 डिग्री है, इसमें भी अंतर 40 डिग्री ही आ रहा है, और इसमें भी अंतर शायद 40 डिग्री नहीं, इसमें तो अंतर 40 डिग्री नहीं है, इसमें 40 डिग्री नहीं है अंतर। मतलब यह वाला तो ऑप्शन ऐसे ही कट कर देंगे आप सभी, ठीक है। अब इन दोनों में 40-40 का अंतर है, दोनों का योग भी 90 डिग्री है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखना कैसे। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है और दोनों का अंतर दिया है a माइनस बी बराबर 40 डिग्री। अब दोनों को हम जोड़ घटा लेंगे, इसको जोड़ेंगे दोनों को, तो यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 और 90 कितना होगा, 9 4 13 130 डिग्री। यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी, पहला जो कोड होगा 2 छक्का 12 और 2 पचे 10, यानी कि जब हमें पता चल गया पहला कोड 65 डिग्री है, तो 90 में से माइनस करेंगे 65 को, तो आ जाएगा दूसरा कोड 25 डिग्री। 25 डिग्री यानी कि 65 और 25 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा पूछा गया है कि 12 10 12 को 12 से अगर भाग करते हैं तो शेषफल कितना आता है। यानी कि 12 10 12 को हमने क्या किया, 12 से डिवाइड करा दिया। अब देखना यह है कि 12 से काटने पर इसका आंसर कितना आता है। 12 से काटिए, 12 एकम 12 और 0, जब भाग नहीं जाया करता है तो 0 बढ़ा दिया हमने, फिर से 0 बढ़ा दिया क्योंकि फिर भी नहीं जा रहा है, फिर 101 हुआ। 101 का मतलब 12 9 108 होता है, तो 12 9 108, 12 अठे 96। अब 12 बटे 96 हमने यहाँ पे लिखा। अब यह पूरा का पूरा कैंसिल, 12 बटे 96 और 4 उधर और 1 इधर, 5 यानी कि 52 हो गया। अब बताइए 12 से कितने बार में जाएगा, 12 से 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, यानी कि 4 टाइम में, 4 टाइम में चला गया। बचा कितना, 48 में से माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यही 4 आपका शेषफल होगा। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपसे पूछ रहा है। देखिए इस प्रश्न को दो तरीके से घुमाकर पूछ सकता था आपसे। पहला तो ऐसे ही पूछ लिया है कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताएंगे आप, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या होता क्या है, जो खुद से कटे यानी कि सेल्फ डिवाइड हो,
और 1 से डिवाइड हो, सिर्फ 2 अंक से डिवाइड हो, मैक्सिमम 2 नंबर से डिवाइड होने वाले संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि जो मतलब कि अपने से और सिर्फ 1 से कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? सम अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से बढ़ते क्रम में होंगे। ठीक है ना? इसमें बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं प्रशिक्षु। अगर आप आओगे प्लेलिस्ट में ना तो नंबर सिस्टम में हमने सब कुछ करा रखा है, लेकिन फिर से अब घबराना मत, उस चीज़ को देखते रहिए। अभी देखना है तो एक बार आपका फिर से रिवीजन होगा। मैं बहुत जल्द ही बेसिक क्लासेस लाऊंगा, लगभग 10-12 लेक्चर इसके और फिनिश हो जाएं। 12 बजे आपका डेली क्लास चलता है, अब डेली ज्वाइन किया करें। अपने दोस्तों को बुलाना हो, अगर आपका मन हो तो बुला लिया करिए। अगर मैं देखूं इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। इसका राइट उत्तर क्या होगा? 2। इस प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है तो वह संख्या का 1/4 क्या होगा? भाई देखो, किसी संख्या के 3/4 का, कोई संख्या हमने मान लिया यक्स है, यक्स का 3/4 का 2/3 किसके बराबर है? 24 के बराबर है। ये 24 के बराबर है तो आप खुद बताइए, ये 3 3 से चला गया, 2 1 कम 2 दूनी 4 हो गया, तो आप बताओ यक्स बराबर कितना आएगा? 24 गुणे 2 करेंगे, 24 दूना 48 आएगा कि नहीं आएगा? 24 दूना 48 आया ना अभी, लेकिन प्रश्न हमारा समाप्त नहीं हुआ है भाई। तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा? यानी कि 48 का आप 1/4 निकालेंगे तो 4 1 कम 4 दूनी 8, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। बताना यह कठिन था क्या? कैसे कहते हो आप मैथ कठिन है? कैसे मान ले हम मैथ में कठिन है? आपके सामने मैंने 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर खोला हुआ है, आप खुद देखते चलिए। आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, मोटिवेट हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति आपको हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इस प्रश्न से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 + 2 रूट में 10 का वर्गमूल बताना है। का वर्गमूल यानी कि इसको मैं पूरा का पूरा रूट में कर देता हूं। ठीक है ना? वर्गमूल बताना है। क्यों? रूट भी पूछ सकता है आपसे, घनमूल भी पूछा जा सकता है। यानी कि यहाँ पे पूछा गया है वर्गमूल जब, तो हम वर्गमूल बताएंगे। एक चीज दिमाग में रख लेना, ये प्रश्न बताओ दोबारा रिपीट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है ना? तो एक चीज दिमाग में रख लेना कि प्रश्न रिपीट होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, हूबहू नहीं होते हैं, लेकिन एज अ होते हैं, यानी कि लाइक एज अ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके सामने यह है, और अभी एक और आएगा देखना, यह है। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीट होते हैं, भले डाटा सिर्फ चेंज हो जाए। यानी कि अब यह नहीं कहोगे हूबहू डाटा चेंज रिपीट हो गया है, ऐसा भी हो सकते हैं, लेकिन प्रश्न रिपीट होते हैं, प्रश्न का लेवल समान होता है, प्रश्न सिर्फ नजरिया बदल देता है आपका। आप वहां भी बैठते हैं एग्जामिनेशन में, आपके पास बहुत सारी चिंताएं सताने लगती हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, मैथ बहुत हार्ड। तो वह सारी चीजें निकाल दीजिए, भ्रम जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ उतना करना। मैथ में 30 में 30 आपको सुपर टेट में भी दिलवाऊंगा, इसमें तो यूपी टेट में ऐसे चुटकी मिलाओगे मेरे लाल। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, ये 7 है ना, 7 और इसका मैं a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाऊंगा। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर प्लस है। अगर मैं केवल इसको तोड़ू ना, 2 गुणे रूट में 5 गुणे रूट में 2, बताओ रूट में 10 को हम 5 दूना 10 लिख सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि 5 और 2 मिलकर 7 होता होगा, तभी तो ये रूट और 5 2 आया है। यानी कि रूट में 5 का स्क्वायर मेरे लाल और प्लस में रूट में 2 का स्क्वायर मेरे भाई। बताना जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो फिर से 7 आ जाएगा, और 2 रूट में 10 यानी कि 2 इंटू रूट 5 रूट 2, यानी कि ये क्या निकल के आया मेरे भाई? यह आ गया निकल कर रूट में 5 प्लस में रूट में 2 का होल स्क्वायर। इसका वर्गमूल अगर हम लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो यह बाहर निकल के आएगा रूट में 5 और प्लस में रूट में 2, यही उत्तर होगा मेरे भाई, और यही इसका उत्तर होने वाला है, आंसर होने वाले हैं। समझ में आया? नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या बता दीजिए। किसी संख्या के 60% का 60% मतलब कि 2 जीरो नीचे, अगर परसेंटेज ऊपर आया तो 2 जीरो नीचे, अगर अपान में है परसेंटेज में बदलने की बात करता है तो 100 से गुणा कर देते हैं। यक्स गुणे 60/100 गुणे 3/5 बोल रहा है ना, का मतलब ऑफ इक्वल टू 36 है, तो यक्स की वैल्यू बता दीजिए। 0 0 से चला गया, और 2 3 6, 2 5 10 चला गया, 3 3 9 चौका 36 चला गया मेरे भाई, तो 5 5 25 चौका 100, यानी वह संख्या कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। यह उत्तर इसका हो जाएगा। बताना क्या डिफिकल्टीज हैं इस प्रश्नों में जो आप कहते हो कि मैथ डिफिकल्ट होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखते चलना आप सभी। अभी तो मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो थोड़े से लेवल अप होंगे, कम से कम 10 में कराऊंगा। इसके बाद देखना, धुआं धुआं नहीं मचा दिए आप, चाहे सुपर टेट में बैठिए
चाहे आप यूपी टेट में बैठिए। यह क्लास अब रेगुलर 12 बजे चलते रहेंगे जब तक आपके सुपर टेट के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। निरंतर बनाकर मैं चलाऊंगा, बस आप अपनी संख्या बढ़ा लो मेरे भाई। चलिए, अगर देखिए यह प्रश्न अगर आप झूठ बोल दो तो मैं मान जाऊं, यह प्रश्न पिछले सेट में मैंने नहीं कराया क्या, 2018 वाले सेट में नहीं कराया क्या, 2019 वाले सेट में नहीं कराया क्या, मैं 2021 वाले सेट में नहीं कराया क्या मैंने? आप खुद देखो, आपके सामने है भाई। a/3 यानी कि मैंने बताया था जो नीचे होगा वही उसका आंसर होगा। a का नंबर क्या होगा 3, b का 4, c का 7, बस इसमें रख दीजिए। यानी a प्लस बी प्लस सी अपान में सी। तो बताना जरा a की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी और c की वैल्यू कितनी होगी 7 होगी। नीचे दिया है c, तो c यहाँ पर लिखेंगे 7 और 3 10, 10 4 14, 14/7 को बताओ मेरे भाई। 2 लिख देंगे तो कोई गलती कर देंगे क्या? 2 लिख देंगे तो कोई गलती नहीं ना कर देंगे, यानी कि 2 हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, एक और आसान सा प्रश्न आपके सामने है, देखना इसमें ऐसे प्रश्नों में सिर्फ और सिर्फ हमें मुजबानी अपने अंकों का गुणा करना है, डिजिट्स के गुणा करने, संख्याओं का गुणा नहीं करना होता है। ये चीजें दिमाग में रख लेना भाई, नहीं तो आप गुणा करते रहोगे, दूसरा कोई 10 का 10, 30 का 30 करके चला जाएगा। ठीक है ना? देखना 8 को उठाओ, क्योंकि इकाई का अंक पूछ रहा है, कोई सा बड़ा से बड़ा अंक दे दे मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर बोल दे इकाई का अंक बताओ, चाहे एडिशन का दे दे, बोले इकाई का अंक बताओ, तो उसको नॉर्मल तरीके से कैसे किया जाता है उसका बेसिक क्लास हम दे रखे हैं, फिर से पढ़ाएंगे। 8 छक्का लास्ट वाले में, 6 7 42, 6 8 48, अब 48 आया है तो उसका बस 8 ले लो, 4 को छोड़ दो। 8 9 72, 72 आ गया तो 72 का केवल 2 ले लो, 7 को छोड़ दो, 2 दूना 4, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बताओ ऐसे प्रश्न को आप नहीं करोगे तो क्या करोगे मेरे भाई? अब कह दो कि मैथ हार्ड है तो समझे हम। चलिएगा, अब इन 5 प्रश्नों को देखते हैं, फटाफट आ जाइए। अभी काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रश्न, क्योंकि 2017 थोड़ा सा पुराना प्रश्न पत्र है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्रश्न पत्र थे जो कि थ्योरेटिकल थे। तो जैसे कि आपसे पूछ लिया था कि भाई बताइए कि जो सबसे पहले जीरो का खोज किसने किया था, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न थे। तो मैं बेसिक क्लास में कराया हुआ हूँ, उसको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में आके, नहीं तो फिर से मैं स्टार्ट करूँगा तो आप फॉलो करना है। चलिए, इसमें इस वाले पहले प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए क्या पूछा गया प्रश्न में, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। पहला क्या बोला है, पहले ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्नों को। सबसे पहली चीज है कि हम प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास किया करें, जो कि आसान बना दे हमारे प्रश्नों को उसी जगह। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं कह लूं बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है, बड़ी संख्या यह है और छोटी संख्या y है, तो बोला दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 2 गुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। दो संख्याओं को में बड़ी संख्या का 2 गुना यानी कि 2x, जो कि छोटी संख्या के 5 गुने से, छोटी संख्या के 5 गुने से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। इसको चाहे तो हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन इसका क्या क्या दिया है हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है इसका 43 और 8, 43 और 8। दूसरा दिया है 11 और 9। तीसरा दिया है 14 और 5 और चौथा दिया है 17 और 1। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से ही करेंगे कि नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। देखिए जो बड़ी संख्या है उसके 2 गुने, अगर उसका 2 गुना है, छोटी संख्या अगर y माने हैं तो उसके 5 गुने से 3 अधिक है। यानी कि बड़ी संख्या कितनी होनी चाहिए, इतना के बराबर, छोटी संख्या इतना के बराबर। यानी कि मैं कह दूं छोटी संख्या में अगर 5 एकम 5 करें, छोटी संख्या में 5 एकम 5 करें और 3 जोड़ दें तो बताओ 5 और 3 8 ही आ रहा है और 17 दूना 34 इधर आ गया, बराबर तो हो ही नहीं सकता, जाहिर सी बात है। अब ये छोटी संख्या 5, 5 बचे 25 और 3, 25 और 3 25 और 3 28 और 14 दूना 28, मतलब हमारा आंसर यही होगा। ठीक है ना? ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से ऑप्शन से, तो बहुत ज़्यादा टिटिमा भी नहीं होगा। बस एक ही हमको चाहिए नियम, इसको बना लिया हमने इस प्रश्न को पढ़ के, बस उसके बाद पुट कर दीजिए ऑप्शन को, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा है ना, उसमें गाथा नहीं गथना है, हमें सिर्फ आंसर चाहिए, आंसर से मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। दो संख्याओं के म स ल स क्रमशः इतने हैं, तो लिख लीजिए HCF पहले 12 दिया है और LCM कितना दिया है, LCM दिया हुआ है 72 दिया हुआ है। तो यदि इन संख्या का योगफल 60 है, यानी दोनों संख्याएं अगर कुछ भी हो, संख्याएं फर्स्ट संख्या एंड सेकेंड संख्या का जो एडिशन है वो 60 है, तो दोनों संख्या
क्या होगा यह बताना है मेरे भाई। तो जरा सा ध्यान से सोचेंगे और इसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। हाँ, इसके लिए भी हम आपको ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 दिया है 12, ऑप्शन नंबर 2 दिया है हमें 24, और ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है हमें 60, और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है हमें 72। हमें क्या बताना है दोनों का, तो इनमें से संख्या होगी। हाँ, दो संख्याओं का मस इतना, लस इतना दिया है, तीनों यदि इन संख्याओं का योगफल 60 है तो इनमें से संख्या होगी। देखना जरा सा, अब आप खुद बताओ, जो 12 और 72 है, 12 और 72 है, या एलसीएम है या एचसीएफ है, दोनों संख्याओं का एडिशन इतना है, तो इन दोनों संख्याओं में अगर मैं कह दूं एक यह यक्स है या 12 यक्स है ना, और इसे भी मैं मान लूं क्या, अगर मान लो 12 वाई मान लें, क्योंकि भाई जो एचसीएफ होता है वो दोनों में कॉमन होता है, एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होता है ना। तो आप खुद देख लो, एचसीएफ जब दोनों में कॉमन है और मैं कह दूं 12 छक 72, यहां पर इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 12 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, तो 12 तो कॉमन हो गया, यानी कि जाहिर सी बात है दोनों संख्या का एडिशन कितना आएगा फर्स्ट और सेकंड में, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू बात करें तो x प्लस वाई की बात करें, फर्स्ट संख्या 12x और सेकंड 12y, तो दोनों का एडिशन में x प्लस वाई जो आया है, क्योंकि दोनों 12 25 60 हो गया, 12 25 60 हुआ, इधर हुआ ना भाई 60, 12 25 60 हुआ ना। दोनों संख्या में अगर मैं बात कर लूं कि भाई 5 है, जब x प्लस वाई का एडिशन 5 आ गया, जब x प्लस वाई का एडिशन 5 आया है, तो आप बताओ इसमें हमसे क्या पूछा गया है, तो इनमें से संख्या होगी यही, तो थोड़ा अटपटा पूछ लिया है। मैं थोड़ा सा ट्रिक से करने के लिए परेशान हूँ, नहीं तो आसानी से प्रश्न इसको किया जा सकता है। देखिए कैसे करेंगे, फर्स्ट गुणे सेकंड करो, ये तो हमको पता चल गया एडिशन कितना है 60 है, और x प्लस वाई यानी कि फर्स्ट और सेकंड का एडिशन जो आया है हमारा कितना आ गया, क्योंकि 12 दोनों में कॉमन है भाई, 12 इसमें भी 12 इसमें भी, 12 25 60 हमने कर दिया, तो फर्स्ट और सेकंड का एडिशन कितना मिला हमें 12x, यानी कि 12 गुणे फर्स्ट कर दो, फर्स्ट संख्या 12 गुणे फर्स्ट और सेकंड संख्या भी 12 गुणे सेकंड संख्या, दोनों का एडिशन कितना है भाई 60 है, यह चीज बोला गया है। तो 12 25 60 काट दिया तो पहला और दूसरे का योग 5 आ गया, और हमें पता है पहले दूसरे का गुणनफल कितना दिया है हमें, HCF गुणे LCM, यह पहले दूसरे का गुणनफल है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इनमें से संख्या होगी, तो बता दो जरा सा क्या पूछ रहा है, यही दिक्कत है ना, सही से क्वेश्चन, इनमें से संख्या होगी, इनमें से संख्या कैसे क्या पूछ रहा है साला, इसी संख्या होगी 12 2 24, 24 और 36 होगा क्या, हाँ ठीक है, यह संख्या हो गया। देखिए कैसे इनमें से संख्या होगा यह पूछ रहा है ना, हमें पता है कि भैया 12 इसमें भी कॉमन, 12 इसमें भी कॉमन, 12 25 60, ये चीजें दिमाग में रखना है कि नहीं। अब आप देखना, अब आप खुद सोचना इस प्रश्न में मैं क्या यहाँ पर मान लूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों का एडिशन में 24 होगा, इसका उत्तर 24 होगा, क्योंकि पूछा है आपसे कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या बता दो, तो भैया एक 24 होगा एक 36 होगा, यही दोनों में से जो संख्याएं आएंगे उसमें से एक संख्या इसमें उपलब्ध है, वही बताना था, दोनों में से एक संख्या इसमें दिया गया है वही संख्या बताना था, उसके कहने का मतलब यह है। तो अगर ये 24 है पहली संख्या, दूसरी संख्या निकालना है, तो देखो 12 गुणे 72, इसको मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये 24 देख लिया मैंने, ठीक है, तो इसमें 12 दूना 24, 12 का मल्टीप्लीकेशन है इसमें 2, अगर जैसे ही 12 इसमें से हमने कॉमन किया इसमें से भी कॉमन किया, तो भाई 2 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 3 2 5, 12 25 60 आ गया, 60 आ गया। सेम उसी प्रकार से हमने यहाँ पे रखकर चेक कर लिया, जब यहाँ पर हमने 24 रखा और यहाँ पर 36 रखा, तो इसमें से हमें क्या कॉमन दिख रहा है 12, 12 3 24, 12 3 24 और 24 दूनी, देखना जरा सा कितना आ रहा है, मतलब 36 और 24 का जब गुणा करोगे कितना आएगा, और इसमें से जब हमने देखा कि 24 और 36 में 24 और 36 में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, यहाँ बचा 2 यहाँ बचा 3, तो 3 दूनी 6, 12 छक 72 हमारा LCM आ गया, और 12 जो कॉमन है वो हमारा HCF हो गया। तो इस तरह से करेंगे, बहुत ज़्यादा 3 5 या फिर बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस से हम नहीं जाएंगे, इस चीज़ को दिमाग में रख लेना। बस आप अपने मॉडल से अगर इसको देखने लगे ना, मेन फार्मूला तो हमारा यह है, अब यहाँ से लेंदी थोड़ा होने लगेगा प्रश्न, आपको एडिशन दिया है तो आपने ये लेकर आ गए आप, अब आपको यह गुणनफल मिल गया तो आप निकालोगे a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब वहाँ से a माइनस बी फाइंड करोगे, अब a माइनस बी मतलब फर्स्ट संख्या माइनस सेकंड संख्या फाइंड करोगे, जो आएगा फर्स्ट संख्या प्लस फर्स्ट और सेकंड का एडिशन दिया है, फर्स्ट और सेकंड का सब्ट्रैक्शन माइनस कर लोगे, मतलब कि पता कर लोगे, दोनों का डिफरेंस या फिर एडिशन ले लोगे, तो फर्स्ट और सेकंड वहाँ से निकलेगा, एक तो वह तरीका है, तो आपको सीधा सीधा ऐसे करना है, 24 इसका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, यानी कि उसके SP के 3/2 है,
यह बोला गया है बराबर में 3/2 है। तो पूछ रहा है हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। जाहिर सी बात है, जब सीपी अधिक है और एसपी कम है तो उसे हानि ही हुआ होगा। तो 3/2 यानी कि हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा सीपी पर ही काउंट होता है। तो दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1 मैंने कहा हानि हुआ, 1 का हानि हुआ है, तो हानि परसेंटेज आप निकाल रहे हो, लॉस परसेंटेज आप निकाल रहे हो। और दोनों में सीपी कौन है, ऊपर वाला, गुणे 100 कर दीजिए, तो परसेंटेज आ जाएगा 33 होल 1/3 का परसेंटेज का लॉस होगा हमें। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई उसके चौड़ाई की दोगुनी है। अगर चौड़ाई को हमने x मान लिया, यह भी एमसीक्यू से मतलब ऑप्शन से हो सकता है अभी, तो लंबाई 2x हो गया। ठीक है ना। अब दोनों का क्षेत्रफल किसी कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल इतना है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी कि जो सीलिंग है और जो नीचे फर्श है उसको छोड़ दीजिए, तो यानी कितना होगा भाई, लेंथ और ब्रेथ, मतलब लेंथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट, यही करना पड़ेगा हमें बस। यानी कि भाई 2 गुणे लेंथ ब्रेथ प्लस लेंथ एंड हाइट, लेंथ इंटू हाइट और प्लस में ब्रेथ इंटू हाइट, बस यही करने पड़ेंगे। क्योंकि बोला है ना चारों दीवारों का मतलब 2 लेंथ एंड हाइट वाला, इधर वाला और सामने और पीछे वाला हमारा ब्रेथ और हाइट, यानी कि 2 लेंथ एंड हाइट और 2 ब्रेथ एंड हाइट। भाई दोनों में से 2 हमने कॉमन कर लिया बस। अब इसी की वैल्यू दिया है हमें, कितना दिया है हमें 660, और हमें पता है लेंथ की वैल्यू कितनी है, लेंथ मतलब चौड़ाई और लंबाई है, और हाइट हमको दिया होगा, ऊंचाई 11 दिया है, ऊंचाई 11 दिया है, बस हो गया भाई, रख दो। 2 एच इसमें से कॉमन कर लीजिए। एल की वैल्यू कितनी है 2x, बी की वैल्यू कितनी है प्लस में x, एच कॉमन कर लेंगे तो बाहर आ जाएगा 11 बराबर 660, 11 छक्का 66 60, 2 से काट लिए 30 बार में, यहाँ पर 3x बराबर 30, तो x बराबर 10, x बराबर 10 आ गया। तो आपसे पूछा गया लंबाई बता दीजिए 20, चौड़ाई बता दीजिए 10। ठीक, यही पूछा गया था। और उसके छत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छत का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 20 गुणे 10 बराबर 200 मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो 2 डायमेंशन होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दिया है डिविजिबिलिटी से, आपको पता होना चाहिए 11 के कटने के रूल क्या हैं। वैसे सारे के सारे हमने बता दिए हैं, नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट है। ठीक है, 604 और यहाँ पे डैश 6, तो बताइए 11 से कटने का रूल क्या है। जो सम स्थान पे वाली संख्याएं होती हैं, विषम स्थान वाली संख्याओं के एडिशन बराबर 0 आ जाए या फिर 11 का मल्टीपल आ जाए। तो 0 6, इसको मैंने एक एक गैप के जोड़ दिया, यहाँ पे मान लिया x है, तो देखिए 6 और प्लस 4, 6 4 10, 10 6 16, 16 माइनस 0 और x करोगे, 0 और x, 0 प्लस x मतलब कि x माइनस करोगे तो ये 11 से अगर यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 आ जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, संख्या x है तो यहाँ पर 16 तो होगा नहीं ऑप्शन में। यहाँ पर क्या हो सकता है बताओ, 5 हो सकता है, तो 5 रखोगे तो 11 आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, 11 आएगा तो 11 से कट जाएगा। ठीक है, इसको छाप लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं हम सभी। देखिएगा, तो आपको यहाँ पे सामने 3 4 2 6 प्रश्न और हैं, इसके बाद यह पूरा आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा सीरीज। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। देखिए यह प्रश्न मैंने जो लिखा हुआ है ना, ये अलग से प्रश्न इसमें बोला गया है। प्रश्न सुनिए, त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः D, E और F हैं। D, E और F हैं। त्रिभुज ABC की मध्य बिंदु यानी भुजाओं के मध्य बिंदु D, E, F हैं, ये बोल दिया गया है। अब बोला गया है निम्न में से कौन सा सत्य है। सिर्फ एक चीज दिमाग में रख लेना, अगर इस पूरे त्रिभुज का यानी ABC का क्षेत्रफल अगर दे दे आपको, त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल दे दे आपको कितना, मान लीजिए दे दिया 16, तो अगर आपसे पूछा त्रिभुज EFD का क्षेत्रफल पूछ ले, या फिर DEC का क्षेत्रफल पूछ ले, या फिर FDB का क्षेत्रफल पूछ ले, या फिर AFE का क्षेत्रफल पूछ ले, तो बता देना भाई इसका 4 भाग कर लेना, 4 भाग कर लेना, तो 4 यह होगा, 4 यह होगा, 4 यह होगा, 4 यह होगा, 4 चौके 16, इस तरह से। क्योंकि ये कैसे होता है, कब होता है मैं बताऊंगा, ये समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत होते हैं, ये चीजें आपको दिमाग में रखने। समबाहु त्रिभुज हर तरफ बना हुआ है, तो 4 4 4 के फॉर्म में बढ़ता है। यानी कि अगर पूछ ले आपसे, ये नीचे जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 2 3 करके दिया है, उसमें बोला है कौन सा सही है, तो इसका जो फार्मूला दे दिया है डायरेक्ट, वह बोला है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ऐसे दिया है, मतलब कि 4 गुणे DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल
अब आपको सारे के सारे दे सकते हैं, डी ई सी ही नहीं, बी एफ डी भी दे सकता है। 4 गुणे त्रिभुज बी एफ डी का क्षेत्रफल बराबर 4 गुणे ए एफ ई का क्षेत्रफल, ए एफ ई का क्षेत्रफल, या फिर बराबर 4 गुणे त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा हो गया अभी यह बचा, डी एफ ई, डी एफ ई नहीं हुआ है ना, देखो जरा डी एफ ई नहीं हुआ है, डी एफ ई, तो डी एफ ई का क्षेत्रफल। इस तरह से कुछ भी दे दे, याद रखना बड़े त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4 गुना है इन छोटे में से किसी एक का, यानी कि सब के सब बराबर बराबर है। तो यह आपको याद रखना है फार्मूला, यहां से दे सकता है। मान लीजिए 24 दे दिया, बोल दिया आपसे डी ई एफ का क्षेत्रफल बताओ, इसमें 24/4 कर देना, 4 × 24, एक का कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए इस 2017 वाले पेपर में, प्राइमरी वाले में काफी ज्यादा थ्योरेटिकल प्रश्न थे, है ना। चलिए ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी मिलकर 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को, सेम काम को 15 दिन में करते हैं, और सी और ए उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करें, या फिर ए और बी और सी अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे, यही प्रश्न इस क्वेश्चन से बन सकता है। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, या फिर ए बी सी अलग अलग काम कितने दिन में करेंगे। तो भाई सबका हमने बताया था एलसीएम ले लेना, जो बच्चे पिछले क्लास नहीं देखेंगे तो उनके लिए घाटा ही है, नुकसान ही है भाई। तो डेली बेसिस पर आप फॉलो करिए। 15, 12 और 20 का जो एलसीएम होगा 60 होगा, 12 चौके 60, इसकी एफिशिएंसी दोनों की 4, 12 पचे 60 और 15 चौके 60 और 20 तियां 60, यानी सी और ए का एफिशिएंसी 3, बी और सी का एफिशिएंसी 4, ए और बी का एफिशिएंसी 5, यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ते हैं इन तीनों को तो 2 बार ए आएगा, 2 बार बी, 2 बार सी, 2 बार ए, 2 बार बी और 2 बार सी आया। तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 5 4 9 3 9 3 12 हो गया। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी मिलकर आ गई, 2 छक्का 12, यानी ए बी और सी की एफिशिएंसी मिलकर 6 आ गई। तो आप ए का निकालने के लिए बोल रहा है ना, ए की एफिशिएंसी मतलब ए कितने दिन में कार्य करता है, प्रश्न में तो ये लिखा ए के अकेले कितने दिन में करेगा। तो भाई ए जिसमें नहीं आया उसके ले लो, यानी बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4, यहाँ पर रखेंगे 4 बी और सी, तो उधर जाकर माइनस करा देंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। जब ए का आ गया 2, ए की कितनी आ गई, यहाँ पर लिख सकते हो, ए का आ गया 2, तो बी का कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, बी का 3 आ गया, और सी का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सी का 1 आ जाएगा। ये तीनों की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है ना। बोला गया अब ए अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 60, ए अकेले कितने दिन में करेगा, 2 से भाग लगा देना, 30 दिन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आया ना, नहीं समझ में आया तो बेसिक क्लास में फिर से लूंगा, मैं बता देता हूं। और जो बच्चे अभी से ले रहे हैं डेडिकेट होकर आ जाएं प्लेलिस्ट में, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट को मैंने सजा रखा है, आप अभी से करने का पूरा अपना मतलब मन बना लीजिए भाई, नहीं तो फिर समझ लीजिए मन तब बनेगा जब एग्जाम या फिर एग्जामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे तो दिक्कत होगा थोड़ा सा, तब आप घबराने लगोगे। किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, इसके लिए ऑप्शन चाहिए आपको, इसके लिए ऑप्शन चाहिए भाई, देखना ऑप्शन देता हूं मैं, ऑप्शन 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 ले लो भाई, ऑप्शन बेच थोड़े रहे हैं, नहीं ना। ऑप्शन पहला दिया है 3 3 3, ऑप्शन दूसरा दिया है 4 4 4, और ऑप्शन नंबर तीसरा दिया है आपको 4 और 4, ऑप्शन नंबर चौथा दिया है मेरे भाई 4 4 4 और 4। आपसे बोला है किसी प्राकृतिक संख्या का प्रत्येक अंक या तो 3 या 4 है, या तो 3 या 4 है भाई, देख लो 3 या 4 ही वाले तो हैं यहाँ पर सारे के सारे। यह संख्या 3 और 4 दोनों से विभाजित होती हैं, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या बताओ। तो भैया सबसे छोटी हमको यही दिखेगा, तो बताओ 3 से डिवाइड होंगे या कभी नहीं हो सकता भाई, क्योंकि दोनों का एडिशन 8 आ रहा है, तो यह तो काट ही दो। अब इसके बाद इसको देख लो, 3 3 6 3 9, भाई यह तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 4 से नहीं होगा, क्यों, 4 8 32 और 1 बचा 13, 4 3 12 ऐसे आ जा रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा। इसका उत्तर हमारे समय से ही होना चाहिए, देखना 4 से कटेगा और 4 3 12, मतलब यही उसका उत्तर होगा, ठीक है। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग, मैंने फार्मूला भी बता रखा है पंचभुजों वाला, देखना कौन सा फार्मूला, 2n - 4 × 90। बोला गया है पंच, यह अंतःकोणों का योग है, n क्या है, भुजा है, 5 भुजा 6 भुजा 10 भुजा 40 भुजा, चाहे जो रख दोगे ना, अंतःकोणों का योग बता देगा। पंचभुज के अंतःकोणों का योग, जैसे चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360 होता है, तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग इस पर हम रख कर निकाल सकते हैं। दिया है कितना, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग बताओ, तो n की वैल्यू 5 रख दो, 5 दूना 10
-4 इंटू 90, तो 10 में से 4 गया 6 इंटू 90, 4 9 36। आप एक मिनट में 6 9 54 54 540 होगा, 540 होगा। लेकिन आप इसको बहुत साधारण तरीके से निकाल सकते थे। आपको अगर ऐसा प्रश्न आ जाए पंचभुज के अंतःकोणों का योग बताओ ना, या फार्मूला अगर भूल जाओ ना मेरे भाई, तो याद रखना कोई सी भी भुजा हो, चाहे जितनी भी भुजा वाले हो, चाहे 40, चाहे लाख, चाहे 10 लाख, चाहे 20 लाख भुजा वाले कोई भी प्रश्न हो, उसके सभी के बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 ही होगा। तो इनके भी बाह्य कोणों का योग 360 होगा। यह है 5 भुजा जो कि बोला है, तो 5 से डिवाइड करा दीजिए। 5 से डिवाइड कराएंगे, 5 6 30, 5 7 35, एक बचा 5 दूनी 10, मतलब किसी एक भुजा का बाह्य कोण 72 डिग्री होगा। यह दुनिया को पता है कि जब एक बाह्य कोण 72 है और अंतः कोण 180 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 108 डिग्री आएगा। मतलब 5 भुजा वाला है, इसमें एक कोण जब 108 डिग्री का है अंतः, तो एक 5 भुजा का मतलब पांचों भुजाओं के एंगल कितने हो जाएंगे, मतलब पांचों कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो बताओगे 5 गुणे 108, 5 गुणे 108 यानी कि 5 अठे 40, यानी कि 540, 5 अठे 40 और 4 और 5 एकम 5, ठीक है ना। ऐसे निकालते हैं। दो तरीका हमने बताया आपको, एक फार्मूला मेथड और एक इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप, जैसी इच्छा है प्रभु आपकी। देखिए नेक्स्ट, एक खंबे का, भाई यही हूबहू प्रश्न 2019 वाले में रिपीट हुआ है। बताना जरा, झूठ ना बोले हम, तो बताना जरा, अगर पाप लगे जो झूठ बोले तो। सच बता रहा हूँ भाई, यही प्रश्न हमने रिपीट कराया है। देखो रिपीट हो गया, हमने नहीं रिपीट कराया, मतलब एग्जामिनर ने रिपीट कराया। 2017 में जो पूछा था वही 2019 में भी पूछा है। लो, एक साल बाद रिपीट हुआ, तो इस वजह से मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर से जरूर सॉल्व किया करो भाई, सारे के सारे प्रश्न हूबहू छप जाएंगे। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है। भाई कोई एक खंबा है जिसका 4/7 भाग अगर कीचड़ में धंसा है, तो खंबे की पूरी लंबाई 7 रही होगी, जिसमें 4 भाग धंस गया, तो बचा कितना ऊपर, बचा 3/7 भाग ऊपर। भाई 7 में से 4 भाग धंस गया, तो 7 में से 3 भाग बच गया। ये चीज है, क्योंकि दोनों का एडिशन 7 के बराबर आना चाहिए, तभी तो एक खंबा एक आएगा। ठीक है, 7 में से 4 भाग धंस गया, तो 3 भाग ऊपर रहा होगा, 4 3 7, 7 के नीचे बराबर हो गया। टोटल खंबे की लंबाई 7 थी, 4 भाग धंस गया, 3 भाग ऊपर है, तो 3/7 भाग ऊपर है। आगे देखना, जब धसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है। अब ये धसने वाला है, धसने का भी 1/3 भाग बाहर खींच लिया गया, यानी कि 4/7 गुणे 1/3 बाहर खींच लिया गया, तो देखना कितना बचा होगा। 4/7 का 2/3 बचा होगा। भाई भाई 1/3 आपने खींच लिया, पूरा टोटल 3 में से 1 भाग ऊपर खींच लिया, और पूरा टोटल 3 में से 2 भाग बच गया, यानी कि कितना बचा, अभी कीचड़ में अभी इतना बचा है। तो बोला जा रहा है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है। भाई इतना बचा है, यानी इतने के बराबर 8 मीटर है रियल में। तो बताओ, 4 दूनी 8 और 7 21, 8/21 बराबर 8, 8 से 8 गया, यानी खंबे की लंबाई कितनी हो जाएगी, 21 मीटर होगा। याद रखना 21 मीटर होगा, या फिर 21 के गुणनफल में होगा, 21 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीपल होगा। बस नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखना, यदि दो संख्या का गुणनफल तथा अंतर 36 5 हो, दो संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर, भाई इसको भी आप चाहो तो ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको उलझाने से अच्छा है कि मैं आपको सही डायरेक्शन में ले चलूँ। आप ऑप्शन से करना सीख लीजिए, क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम होंगे, तो जितना ज़्यादा ऑप्शन से खेलेंगे उतना ज़्यादा आनंद आएगा आपको भाई, है ना। देखना क्या क्या दिया ऑप्शन में। पहला दिया है 5/36, दूसरा दिया है आपको 31/36, तीसरा दिया है आपको 5/9, और चौथा दिया है मेरे भाई 9/5। ठीक है ना। दिया क्या है देखिए, यदि दो संख्या का गुणनफल तथा अंतर 36 और 5 है, 36 और 5 है, तो दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर बता दीजिए। एक दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा अंतर 36, गुणनफल 36 है, तो ए और बी रहा होगा, उसका गुणनफल 36, और a - b रहा होगा, और जिसका अंतर कितना आ गया, 5 आ गया। बताओ जरा कौन सी संख्या हो सकती है। भाई हम तो समझ सकते हैं 4 9 36, और 9 में से 4 गया तो 5, यही एक संख्या हमको मिल गया, यानी कि a की वैल्यू 9 रहा होगा, b का 4 रहा होगा, 9 चौका 36, 9 में से 4 गया तो 5 मिला, 9 में से 4 गया तो 5 मिला, यानी दोनों संख्या 9 और 4 रही होंगी। तो 9 और दोनों का अंतर बोला है ना, दोनों के व्युत्क्रमों का अंतर 9/4 ले लो, 9 चौका 36 और 5/36, यही आ जाएगा। भाई बड़े में से छोटा माइनस करना है तो 1/4 माइनस 1/9 कर लेना, 9 - 4/36, यानी कि राइट उत्तर आपका यह वाला 5/36। भाई बताना जरा, अगर ऐसे ही सेशन चलने दिया जाए तो आप अपनी संख्या बढ़ाओ, सेशन बंद करवाना चाहते हो तो भी बताओ मेरे भाई। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने आपके संपर्क में हैं, मैं ये नहीं कहता पूरी दुनिया भर में आप फैलाओ आप ही अकेले, लेकिन जितने आपके संपर्क में हैं उतना काम करिए। जब मैं डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा सकता हूँ, आपके क्लासेस लगा सकता हूँ, तो आप भी डेडिकेशन के साथ, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमें प्रैक्टिस से डेली दे रहे हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। तो आप करेंगे तो आपके फायदे होंगे, अन्यथा भाई प्रैक्टिस सेट अगर बंद करवाना चाहते हैं
तो ये बताइए कि मेरे भाई, लेकिन बंद नहीं करूँगा क्योंकि 4 बच्चे देखते हैं तो उन्हीं के लिए मैं डेली लाऊँगा, ठीक है ना। और आगे सुबह मैं बहुत जल्द ही आपके लिए कह लीजिए कि आप कहीं बताइएगा, क्या एक दिन मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ या फिर एक दिन एसएसटी, एक दिन मैथ प्रैक्टिस, इस तरह से कराऊँ। और बहुत जल्द मैं रात में हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी कराने लग जाऊँगा। जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी संख्या बढ़ाइए, सब कुछ आपके सामने होगा। धन्यवाद।